गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो सेकंड डेवलपमेंट फ़्लाइट जो इसरो ने लॉन्च की है SSLV की, उसमें JNS-1 और आज़ादी सैट 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है क्या? 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं इसमें। एक इसमें लिक्विड प्रोपल्शन भी जो है वो स्टेज होती है। 500 किलो की जो है सैटेलाइट 500 किलोमीटर के प्लानिटरी ऑर्बिट पर जो है ये लेके जा सकता है। और इसको इसलिए बनाया गया है कि ताकि ये स्पेशली कमर्शियल सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की जा सके। ठीक है। अभी तो क्या होता था कि कोई भी छोटी से छोटी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने के लिए PSLV को जो है इसरो को यूज़ करना पड़ता था, जिसमें खर्चा बहुत आ जाता था। बट क्योंकि SSLV को लॉन्च करने में बहुत ही लो कॉस्ट लगती है, तो हम सैटेलाइट लॉन्च को टैप करने के लिए कमर्शियल मार्केट का हमने SSLV जो है बनाया है। ठीक है। अब ये इसकी सेकंड ऑपरेशनल फ़्लाइट है। जो फर्स्ट इसकी फ़्लाइट थी, उसमें जो है सैटेलाइट्स को प्रिसाइज़ ऑर्बिट में ये नहीं डाल पाया था। तो जब तक इसरो एटलीस्ट 2 ऑपरेशनल फ़्लाइट में सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक वो उस पर्टिकुलर व्हीकल को सक्सेसफुल नहीं मानता है। तो अभी जो है इसकी इससे अगली इसकी जब फ़्लाइट होगी, तब जो है माना जाएगा कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। सो अब इसमें JNS-1 सैटेलाइट थी और इसमें आज़ादी सैट 2 सैटेलाइट और EOS-7 सैटेलाइट जो है वो इस पर जो है ऑन बोर्ड थी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने जो है अप्रीहेंशंस दिखाई हैं कि जो पुणे नासिक हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, उससे जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो प्रोजेक्ट है पुणे का, उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आ सकता है। तो अब आपको पता है कि ऑलरेडी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है पुणे से नासिक की जो राउट पे। तो जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, वो है क्या? तो एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जिसको NCRA चला रहा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है और इसमें जो है न्यूट्रल हाइड्रोजन को जो है जो डिस्टेंट गैलेक्सीज से आ रही हैं, उसको जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। और उससे हम क्या करते हैं, हम रैपिडली रोटेटिंग पल्सर्स जो हैं हमारी गैलेक्सी में, उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो हमारी गैलेक्सी जिस हिसाब से इवॉल्व हुई है, हम उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। और जो एटॉमिक हाइड्रोजन जो एमिट हो रही है, वो 21 सेंटीमीटर के वेवलेंथ की होती है और ये बहुत ही फीबल होती है। इसको बहुत ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है इसको डिटेक्ट करना। तो उसी के लिए GMRT जो है वो बनाया गया है और ये सिग्नल जो मिलता है डिस्टेंट गैलेक्सी से, उसके जो हाइड्रोजन के सिग्नल को जो है डिटेक्ट करती है और उसी के बेसिस पर हम जो है यूनिवर्स को हम जो है स्टडी कर पाते हैं। ठीक है। सो सोलर और प्लानिटरी रेडियो एमिशंस दोनों को जो है ये स्टडी कर रहा है। उसी के बेसिस पर हम अपना जो है यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर प्रोमिनेंस। ये भी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली लार्ज प्रोमिनेंस जो है वो सन के नॉर्थ पोल के आसपास जो है वो ऑब्जर्व किए हैं। सोलर प्रोमिनेंस क्या होते हैं, आपने देखा होगा कभी इमेजेस में भी, कि जो लार्ज लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सोलर डिस्क के एजेस पे आपको देखने को मिलेंगे, यही होते हैं सोलर प्रोमिनेंस। जब ये धीरे 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 जो एक्सटेंड आउटवर्ड होते रहते हैं, तो ये सन के कोरोना से अलग होके बाहर निकल आते हैं और यही होते हैं आपकी कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है। सो अब एक सोलर फिलामेंट का भी फॉर्म जो है फिनोमेना होता है। इसमें बेसिकली यही जो प्रोमिनेंसेस जो हैं, जब ये डार्क कलर के दिखने लगते हैं और ये जो है एज कम्पेयर टू ब्राइट बैकग्राउंड ऑफ द सन, ये डार्क कलर के जब दिखते हैं, तो इनको हम सोलर फिलामेंट्स कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस आपको पता ही है, जो भी एक्सपल्शन होती है प्लाज्मा या मैग्नेटिक फील्ड की सन के कोरोना से, और उसकी वजह से जो है जो जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ का भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया कनाडा टाइज। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमने क्योंकि फ्राइडे की क्लास जो सॉरी सैटरडे की क्लास हमने कवर नहीं की थी, उसी की वजह से ये सारे आज बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। बाकी जो सिर्फ रीडिंग से आप पढ़ सकोगे, उन टॉपिक्स को हम कवर ठीक से नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है। तो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं,
वो अभी रिसेंटली इंडिया में आए थे और आई थी और उन्होंने स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है इंडिया के साथ कंडक्ट किया है। अब आपको पता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1947 से जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। ट्रेड रिलेशंस भी हमारे जो हैं बहुत ही जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कनाडा जो है 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया की, 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम दोनों आपस में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी जो है वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं। कनाडा के जो पेंशन फंड्स हैं वो भी इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट $32.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्होंने इंडिया में की हुई है। आपस में डेवलपमेंट कॉपरेशन भी जो है पिछले 55 साल से चल रहा है। लगभग $2.39 बिलियन का जो है वो डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया को कनाडा देता था, लेकिन 2006 में वो बंद हो गया क्योंकि इंडिया जो है वो कनाडा के हिसाब से फिर एक लो डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रहा। ठीक है, अब न्यूक्लियर कॉपरेशन भी जो है 1956 से दोनों कंट्रीज़ के बीच में चला, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उसको रोक दिया गया क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए गए थे। लेकिन जून जो है 2010 में दोबारा से न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है कनाडा के साथ साइन किया गया। रिसेंटली 2017 में टेक्नोलॉजी समिट में कनाडा जो है वो इंडिया की पार्टनर कंट्री रही। और अगर हम स्पेस में देखें तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है, जो कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है, वो नैनो सैटेलाइट जो है कनाडा की वो रूटीनली भेजता रहता है। इंडो पैसिफिक में भी हम कॉपरेशन करने में जो है वो जो है सामने आ रहे हैं। नवंबर 2022 में कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी निकाली और उसमें जो है कहा उन्होंने कि इंडिया की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है पीपल टू पीपल टाइज़ भी बहुत ही जो है वो एडवांस स्टेज पर हैं क्योंकि कनाडा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा कंट्री है। लगभग 1.6 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वहाँ पर रहते हैं, जो कि उनकी 4% ऑफ पॉपुलेशन है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं। जो करंट ट्रूडू गवर्नमेंट है वहाँ पर वो उनको ऊपर एक्शन नहीं लेती है। रादर एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हमारे जो है इंडियन कम्युनिटी को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये बहुत ही मेजर इरिटेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी जो है उन्होंने फिफ्थ मल्टीलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान को अटेंड किया है, जो मॉस्को में होस्ट किया गया है। ये फिफ्थ मल्टीलैटरल मीटिंग थी। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल्स या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो उन्होंने मॉस्को में मीटिंग की। फोर्थ जो इसकी मीटिंग थी वो ताशकंद में दुशानबे में हुई थी, तजिकिस्तान की कैपिटल में। और बेसिकली अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। ये आइडिया 2018 में आया जब यूएस ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने के लिए जो है वो कहा। पहली दो मीटिंग्स ईरान ने होस्ट की। नवंबर 2021 की जो मीटिंग थी उसको इंडिया ने होस्ट किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम अजीत डोवाल जी की स्पीच देखें तो उन्होंने बोला कि वो एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। हम जो है इंडिया जो है वेलबींग और ह्यूमैनिटेरियन नीड्स ऑफ पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान की जो है फेवर में है। हम कभी भी अफ़गान लोगों को जो है वो कभी भी अबेंडन नहीं करेंगे। और कहा है कि कोई भी कंट्री जो है अफ़गान टेरिटरी का यूज़ टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के लिए या रेडिकलाइजेशन के लिए नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके जो है जो GS3 का टॉपिक होता है या जिसको आप सिक्योरिटी का टॉपिक कहते हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी एक अनशेड्यूल्ड ब्रीफिंग में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रोजेक्ट्स बना रही है ताकि जो है हम अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सकें। तो हमारी जो अगर स्ट्रेटजी देखें बॉर्डर के सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करने की, तो वो हमारे किन स्ट्रेटजीज़ पर लोकेटेड है, आई एम सॉरी किन स्ट्रेटजीज़ पर बेस्ड है। इंटरनेशनल लैंड और कोस्टल बॉर्डर्स की मैनेजमेंट करना, पुलिसिंग और गार्डिंग करना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जिसमें कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बॉर्डर विलेजेस जो हैं या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब अगर हम सिक्योरिटी से रिलेटेड देखें तो
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम जो है वो लेके आई गई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है वो लगाए जाते हैं बॉर्डर्स के पैचेस पर, ताकि जो है जहाँ पर भी फिजिकल फेंस जो है वो फिजिबल नहीं होती है। ऐसे ही CIBMS है, जिसमें मैन पावर, सेंसर्स, नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस, कमांड कंट्रोल सॉल्यूशंस जो हैं आपके बॉर्डर्स पर लगाए जाते हैं, ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस इम्प्रूव की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्री फ्लोट, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI जो है, उन्होंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की वेटेज को जो है चेंज कर दिया है। तो MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। MSCI जो है वो कंट्रीज़, रीजन्स या इमर्जिंग मार्केट्स के जो हैं सारे इंडेक्स जो है वो बनाती है स्टॉक से रिलेटेड। और MSCI इंडिया का भी एक इंडेक्स है, जो कि लार्ज और मिड कैप सेगमेंट्स के जो इंडियन मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। लगभग 85% इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो कवर करता है। अब उसमें जो है फ्री फ्लोट के बेसिस, फ्री कौन से शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग है उसके बेसिस पर जो है इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्री फ्लोट कंसेप्ट क्या होता है? तो जितने भी किसी कंपनी के या किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको हम कहते हैं फ्री फ्लोट। तो एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, हम फ्री फ्लोट के बेसिस पर ही कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना कि एक कंपनी के सारे शेयर्स तो ऑफ कोर्स ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट पे। कुछ शेयर्स उनके प्रमोटर्स के पास होंगे, कुछ उनके डेटर्स को भी दिए होंगे, कुछ बैंक्स के पास होंगे, कुछ बहुत ही कम शेयर्स जो हैं वो मोस्टली होते हैं इन्वेस्टर्स को, जो कंपनी ने ट्रेड करने के लिए मार्केट में दिए होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिथियम। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व जो है वो मिले हैं जम्मू कश्मीर में। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि इंडिया इसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स का जो है वो कंट्री बन चुका है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है लिथियम? लिथियम सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, जिसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं एक तरह से इनफॉर्मल टर्म्स में। लोएस्ट डेंसिटी होती है इसकी सारे मेटल्स में। ये पानी के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, और ये अकेला ही जो है नेचर में नहीं मिलेगा आपको देखने को। इग्नियस रॉक्स में जो है ये कंबाइन होकर दिखता है, ठीक है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले में जो है ये लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इंडिया में भी इसके रिजर्व्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चिले वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स की जो है कंट्री है। अब उसके बाद जो है वो इंडिया बन चुका है, ठीक है। लिथियम जो है वो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज़ जो हैं आपकी मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप्स की, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें भी यूज़ होता, उसी में ही यूज़ होता है मोस्टली। और ये आपके कुछ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ में भी यूज़ हो सकता है। लिथियम ऑक्साइड का यूज़ करते हुए स्पेशल ग्लासेस या ग्लास सेरेमिक्स भी बनते हैं। लिथियम कार्बोनेट जो है वो ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अब हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखें, तो 1851 में इसको एक्चुअल में कोल डिपॉजिट्स ढूंढने के लिए रेलवेज़ के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने लगा, और ये जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल और जियोकेमिकल सर्वेज भी अब कंडक्ट करता है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यनोमामी पीपल। ये जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्शन लिया है, और इलीगल माइनर्स जो हैं लार्जेस्ट इंडिजिनस रिजर्व ऑफ अमेज़न में जो काम कर रहे थे, उनको हटा दिया है, ताकि यनोमामी पीपल को जो है वो बचाया जा सके। तो ये जो हैं आपके बॉर्डर रीजन है जो वेनेजुएला और ब्राज़ील का, वहाँ पर ये ट्राइब रहती है। इनको हम साउथ अमेरिकन इंडियंस भी कहते हैं। ये शिरियाना लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। ये बेसिकली हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। अगर हम इनकी इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन के बारे में देखें, तो इनके एक बहुत ही फेमस लीडर हैं दावी कोपेनावा यनोमामी। इनको हम दलाई लामा ऑफ रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनको राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड मिला है, ठीक है। इन्होंने 20 साल का कैंपेन चलाया यानोमामी पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया के जो नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम जो है,
और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आता है उसको 5th रैंकिंग मिली है वर्ल्ड में अंडर ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में इंडिया की 10th रैंकिंग आई है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही कंट्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना। और उसी लीग में इंडिया को भी डाला गया है कि यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है वो उसी के कंपैरिजन में है। ठीक है, तो GQII जो है एक इनिशिएटिव है मीसो पार्टनर और एनालिटिका रिसर्च फर्म्स का, और ये आपके कंट्री के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मेजर करता है। कुछ इसकी मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशन के बेसिस पर जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, और ये स्कोर जो है वो कंट्री को देता है, उससे पता लगता है कि कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की किस लेवल की डेवलपमेंट चल रही है। अगर हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो 1997 में इसको बनाया गया DPIIT द्वारा, और जो है गवर्नमेंट ने इसको PPP मॉडल पर इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसके चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थाने क्रीक। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक 7 किलोमीटर अंडर सी टनल बनाई जा रही है ताकि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इस थाने क्रीक में उनको नुकसान ना हो। ठीक है, तो थाने क्रीक एक इनलेट है जो कि अरेबियन सी के शोर लाइन पर सिचुएटेड है। थाने और नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है ये। एशिया का लार्जेस्ट क्रीक है और मैंग्रोव्स हैं इसके दोनों दोनों साइड्स पर। और थाने क्रीक फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी भी इसी का ही पार्ट है। अगर हम इस फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में देखें तो ये एरिलो फ्लेमिंगो सेंचुरी इसका नाम है, और इसको 2015 में एक फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। एक रामसर साइट भी है। यहाँ पर आपको वेरियस स्पीशीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेम सेल्स। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कानपुर का GSS VM जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने बोला है कि उन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का यूज़ करते हुए ब्लाइंडनेस को जो है वो क्योर किया है। तो स्टेम सेल्स होते क्या हैं? इनका जो स्टेम सेल्स हैं इनका पोटेंशियल होता है कि ये बहुत टाइप्स के सेल जो है बॉडी में बन सकते हैं। तो स्टेम सेल्स जो हैं ये अपने आप को ये डिवाइड होकर और सेल्स बन जाते हैं और इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो ये डॉटर सेल्स जो हैं या तो न्यू स्टेम सेल्स बन जाते हैं या फिर स्पेशलाइज सेल्स बन जाते हैं जिससे आप बॉडी के किसी भी पार्ट को मोस्टली रिपेयर कर सकते हो। स्टेम सेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ में आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। जैसे आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के जो है आपके एम्ब्रियो से ही निकल जाते हैं जब एम्ब्रियो 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, इनको हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कहते हैं, और ये आपके किसी भी डिसीज टिश्यू या ऑर्गन को रीजनरेट करने के कैपेबल होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम नंबर में होते हैं और ये सिर्फ एडल्ट टिश्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी इनकी एबिलिटी जो है कुछ रिपेयर करने की या रीजनरेट करने की बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? हम जब एडल्ट स्टेम सेल्स को लैब में चेंज करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाने की कोशिश करते हैं या बना देते हैं उसको हम इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की तरह ही जो हैं ये एडल्ट स्टेम सेल्स फिर जो हैं बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वाड साइबर चैलेंज। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड ने रिसेंटली एक पब्लिक कैंपेन शुरू किया है क्वाड साइबर चैलेंज नाम का, ताकि साइबर सिक्योरिटी जो है उसको अक्रॉस द कंट्रीज़ जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो इस चैलेंज के अंदर अंदर जो है इंटरनेट यूज़र्स अक्रॉस द इंडो पैसिफिक और बियॉन्ड, मतलब ग्लोबली जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जो है अलाउ किया गया है, ताकि सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल साइबर हैबिट्स जो हैं वो प्रमोट की जा सके। इसमें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि बेसिक साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग जो है यूज़र्स को मिल सके। ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर जो है इंडिया के बिहाफ पर इसमें रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, क्वाड आपको पता ही है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का एक सिक्योरिटी डायलॉग है। फ्री, ओपन, प्रॉस्परस और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाने की बात करता है। 2007 में पहली इनकी मीटिंग हुई ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशियान।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन दोस्त, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली ऑपरेशन दोस्त जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें टर्की और सीरिया जहाँ पर अर्थक्वेक आए हैं वहाँ पर असिस्टेंस देने के लिए ये एक तरह से ऑपरेशन है। ऑनगोइंग रिसर्च सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, सीरिया और टर्की में हेल्प दे रहा है। इंडिया ने अपने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को वहाँ पर भेजा है, मटेरियल मेडिसिन भेजी हैं, और जो है टर्की और सीरिया के लोगों को इसमें हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is small satellite launch vehicle. This topic is important for your science and tech section. So recently in its second development flight, ISRO has launched this small satellite launch vehicle carrying two of the famous satellites called JNS-1 and Azadi-Sat-2. So you know that SSLV is a three solid propulsion stage, is having three solid propulsion stages, and it is also having a liquid propulsion uh, velocity trimming module, and it can send satellites which weigh almost 500 kg, and they can be placed in 500 kilometer planetary orbit. So why SSLV has been launched by ISRO when it already had PSLV and GSLV? So because uh, to tap the global commercial satellite market, we needed a special launch vehicle which can take these satellites into the orbit, into the requisite orbits. And for that we did not want to use PSLV and GSLV because they are meant for bigger launches. So what happened is that because when there was a small order of certain satellites to be launched by ISRO had to wait for any PSLV and GSLV launch so that it can piggyback these satellites into the orbits. But now with SSLV on in hands of ISRO, we can launch these satellites whenever required because it is a low cost launch vehicle, and this has been able to this and has enabled ISRO to tap into this commercial satellite launch market. So what are the satellites which are on board? JNS-1, Azadi-Sat-2, and EOS-7 satellites. So the next topic is giant meter wave radio telescope. This topic is important for your science and tech section. So scientists have recently expressed apprehension regarding the Pune-Nashik high-speed rail project because it could jeopardize the operations of giant meter wave radio telescope, which is located near Pune. So what is this radio telescope? So it's a low frequency radio telescope which is helping to investigate radio astrophysical problems which range from nearby solar systems to the edge of the observable universe. It is being operated by NCRA, and it is a project of Department of Atomic Energy. It is called the world's largest radio telescope, and it is helping us to detect redshifted spectral line of neutral hydrogen and to study and search for rotating pulsars. So what is the significance? Of course, we want to understand how the galaxies have evolved, and we can do so using the atomic hydrogen, which is basically neutral in the formation of galaxy. So atomic hydrogen has a small wavelength, 21 centimeter wavelength only, and it gives very feeble radio signal, which is nearly impossible to detect from a distant galaxy. So GMRT is that particular telescope which is observing this emission of hydrogen from a distant galaxy, so that we can study the galactic and extragalactic universe. So the next topic is solar prominence. This topic is also important for your science and tech section. So scientists have recently observed a large prominence near sun's north pole. So basically these prominences are large loop-like structures which are observed on the edge of solar disk, and they extend outwards when they are much cooler and denser than the surrounding plasma. These prominences later on erupt and they break apart, and they give rise to coronal mass ejections. So what are solar filaments? So solar filaments are basically these prominences only, but they are dark in color, and that's why they are called solar filaments. So
Coronal mass ejections are basically the expulsions of plasma and magnetic field, and they uh, uh, erupt out of sun's corona, and they can also cause geomagnetic storm on earth, and this is what coronal mass ejection is. So the next topic is India-Canada ties. This topic is important for our international relations. So Canadian Foreign Minister has recently met with External Affairs Minister of India to initiate the India-Canada strategic dialogue. We established our relations in 1947. We have a burgeoning trade ties with each other. We are also working towards a comprehensive economic partnership agreement and a foreign investment promotion and protection agreement. Canadian pension funds have invested about $33 billion in India till 2020. We also have development cooperation, which of course came to an end in 2006 because Canada started assuming that India is not a low developed economy anymore. Nuclear cooperation started in 1956, but it was paused after India tested the nuclear tests, and later on it restarted in June 2010 when we signed a nuclear cooperation agreement with Canada. Uh, Canada was also a partner country in India's Technology Summit 2017, and we are also cooperating in space. In Antrix Corporation, which is the commercial arm of ISRO, has launched several nanosatellites from Canada. We also have a component of cooperation in Indo-Pacific because Canada has highlighted in its document, in its Indo-Pacific document, that it wants to strategically enhance its cooperation with India. And we also have people to people ties because about 1.6 million persons of Indian origin live in Canada, which is about 4% of its total population. But we have certain irritants also because Canada is hosting certain Khalistani elements, and it is very slow to act against anti-India elements on its soil also. We have certain attacks on Indian origin people, and Canada is not acting on them, against them. So the next topic is regional security dialogue on Afghanistan. This topic is important for your uh, international relations. So National Security Advisor Ajit Dovalji has recently participated in the fifth multilateral security dialogue on Afghanistan, which was held in Moscow. It was the fifth such meeting of security councils or national security advisors. The fourth one was hosted, of course, by Dushanbe, that is the capital of Tajikistan, and the aim is to discuss several issues related to Afghanistan. The dialogue started in 2018, and the first two meetings were hosted by Iran. India hosted the November 2021 meeting, but of course, it was not attended by China and Pakistan. And if we look at the recent speech by NSA Ajit Doval, then India has reiterated that we want an inclusive and representative government in Afghanistan. We are always ahead in ensuring the well-being and humanitarian needs of the people of Afghanistan, and we will never abandon them. On terrorism, India has said that no country should allow using Afghan territory to export terrorism and radicalization. So the next topic is border infrastructure. This topic is important for your security section. So recently, at an unscheduled briefing during Parliament session, External Affairs Minister has released the details of government's projects on border infrastructure. So what is the strategy of India regarding border management? So we want international land and coastal borders to be managed. We are strengthening border policing and guarding. We are also creating border infrastructure there. Integrated checkposts are being developed along these land borders, and also border area development program is meant for uh, development of the districts and villages which are located on the borders. So certain schemes have also been launched, like the border infrastructure and management scheme, which is a central sector scheme where technological solutions are being deployed in such patches where physical fencing is not there. We also have this CIBMS, which is a concept which integrates manpower, sensors, networks, and command solutions to improve situational awareness across different levels of our border.
So the next topic is free float. This topic is important for our economy section. So global index provider MSCI has recently changed the weightage of four Adani Group stocks in its widely tracked indices. So MSCI is an investment research firm called the Morgan Stanley Capital International, and it has indexes for several countries, regions, emerging markets, etc. And if we look at MSCI India Index, then it measures the performance of large and mid cap segments of Indian market, which covers almost 85% of Indian equity market, and it is basically reviewed quarterly, and it uses the free float of any publicly traded company to measure these indices. So free float means the proportion of stocks that are readily available for trading in the market by a publicly listed company. You know that not all shares of a company are traded in the market. Some are held by the promoters, some are held by large institutional investors, but the rest ones that are available for investors to trade in market are called free float. So the company's market capitalization is calculated only on the free float of that company. So the next topic is lithium. This topic is important for your geography section and your science and tech section also, and also somewhat for your environment section. So Geological Survey of India has recently discovered 5.9 million tons of lithium reserves in Jammu and Kashmir. So it makes India the second largest lithium reserve country in the world after Chile, of course. And lithium is a soft silvery white metal. It has lowest density of all metals. It is lightest of all solid elements, and it can react vigorously with water. It does not occur as a metal naturally, but it is combined in small amounts with igneous rocks. It is used in rechargeable batteries, including the ones that you're using on your phones, and it is also used in special glasses and glass ceramics. Its carbonate is used in drugs to treat manic depression. So, Geological Survey of India was set up in 1851 to mainly find coal deposits for railways. Over the years, it has grown into a repository of geoscientific information. It is headquartered in Kolkata, and it functions under the Ministry of Mines. So the next topic is Yanomami people. So this topic is important for your international relations. So Brazilian government has recently taken action to remove illegal miners from the largest indigenous reserve in Amazon. So these Yanomami people, they live in an area spanning the border region between Venezuela and Brazil, and they are also called South American Indians. They speak the Shiriana language. They are basically horticulturists, and Davi Kopenawa Yanomami is also called the Dalai Lama of these rainforests, and he was also the recipient of the Right to Livelihood Award because he led the 20-year campaign for the Yanomami people. So the next topic is Global Quality Infrastructure Index. This topic is important for your economy section. So India's national accreditation system under the Quality Council of India has been ranked 5th in the world in the recent GQII index of 2021. It ranks 184 economies in the world, and it is a matter of pride that India's infrastructure development has reached such a stage that we have been ranked 10th in the world. We are among the top Western economies where the infrastructure development has been tracked to the optimum level. This GQII is an initiative of MISO partner analytical research firms, which measures the relative development of countries' quality infrastructure. So, if we look at the Quality Council of India, it was established in 1997 by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. It was set up as a PPP model, and it is a not-for-profit organization. Its chairman is appointed by the Prime Minister himself. So the next topic is Thane Creek. This topic is important for our environment section. So a 7-kilometer undersea tunnel will be constructed for Mumbai Ahmedabad high-speed rail corridor project, so that we can save about 12 hectares of mangrove forests in Thane Creek area. So this Thane Creek is an inlet which is located on the shorelines of Arabian Sea, and it isolates the city of Mumbai from Indian mainland, and its east bank lies in Thane and Navi Mumbai districts. It is Asia's largest creek. It has several mangroves on both sides, and it is also home to the Thane Creek Flamingo Bird Sanctuary.
If we look at the Thane Creek Flamingo Bird Sanctuary, it is called the Areoli Flamingo Sanctuary, which was declared a Flamingo Sanctuary in 2015. It was also declared a Ramsar site in 2022. So the next topic is stem cells. This topic is important for your science and tech section. So Kanpur's GSVM Medical College has said that they have used stem cell therapy to cure blindness. So what are stem cells? These are the cells which have the potential to develop into different types of cells in the body. So these stem cells divide themselves to form more stem cells, which are called the daughter cells. These daughter cells become new cells, stem cells, or specialized cells, so as to repair the body. So they are present in different types of tissues. First, of course, is the embryonic stem cells, which come from the embryos, which are about 3 to 5 days old. They are pluripotent stem cells, which means that they can divide into more stem cells and they can regenerate or repair any diseased tissue or organ. Adult stem cells are those found which are found in small numbers in adult tissues, but they can be transformed into embryonic stem cells using the induced pluripotent stem cells technique, in which these adult stem cells change into embryonic stem cells and in a through a lab arrangement. So the next topic is Quad Cyber Challenge. This topic is important again for your international relations. So Quad has recently launched a public campaign called Quad Cyber Challenge, and it is made available to all the users, internet users across Indo-Pacific and beyond, so that safe and responsible cyber habits can be promoted. For that, resources would be provided, including basic cybersecurity information and training for all users. From India, it is being coordinated by the Office of National Cyber Coordinator. We all know that Squad is also the quadrilateral security dialogue, which includes India, US, uh, Australia, and Japan. And the objectives of Quad is to work for a free, open, prosperous, and inclusive Indo-Pacific region. The group met for the first time in 2007. So the next topic is Operation Dost. This topic is important for your international relations. So India has recently launched this Operation Dost to extend assistance to Turkey and Syria. We have sent our NDRF teams, materials, medicines, medical equipment, consumables to both these countries because they have suffered from the after effects of an earthquake. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.